हेलो दोस्तों, मैं गोगन राम व्याख्याता हिंदी आपके समक्ष फिर से वर्ण विचार पर चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। हम चर्चा कर रहे थे वर्ण विचार पर और उसमें हमने स्वर वर्ण के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण के बारे में कि व्यंजन वर्ण क्या होता है, उसका वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है, वो सब आज हम पढ़ेंगे। वर्ण के बारे में पढ़ते समय एक बात मेरे सामने आई थी। कुछ बच्चों ने पूछा था कि सर अक्षर में समस्या आती है। अक्षर जो है, आपको बताया था कि जब व्यंजन वर्ण के हलंत लगा हुआ होता है तो वह वर्ण कहलाता है, यानी व्यंजन के नीचे हलंत लग जाता है तो वह वर्ण कहलाता है। लेकिन जैसे ही इसके साथ ए स्वर मिलता है तो ये हलंत हट जाता है और फिर ये क यानी ए और क मिलकर के वर्णों का समूह मिल जाता है तो वर्णों का समूह फिर क्या कहलाता है? अक्षर कहलाता है। लेकिन दूसरे तरीके से इसको और कह सकते हैं कि वर्णों के समूह का उच्चारण यदि जिह्वा के एक झटके से संभव हो जाता है तो उसे भी अक्षर कहते हैं। जैसे क्या, स्नान। तो यहाँ ये है कि ये ध्यान रखने वाली बात है कि जहाँ केवल एक ही स्वर होता है, जहाँ केवल एक ही स्वर होता है वहाँ अक्षर होता है, उसको अक्षर बोलते हैं। जिसमें केवल एक ही स्वर मिला हुआ होता है, एक से अधिक स्वर मिलते ही वो अक्षर नहीं कहलाएगा, फिर शब्द बन जाएगा। जहाँ तक उसमें एक ही स्वर मिला हुआ होता है, जैसे स्नान शब्द है तो इसको अलग करोगे तो से, फिर ने, आ और पहले से हलंत है। तो इसमें देखो स्वर एक ही है, यहाँ पर भी स्वर एक ही है। तो जिसमें एक ही स्वर होता है वो अक्षर कहलाता है। मेरे हिसाब से अब शायद अक्षर में समस्या नहीं आएगी। अब हम बात करते हैं व्यंजन वर्ण पर। व्यंजन वर्ण क्या होता है? और व्यंजन वर्ण को शुरू करने से पहले आप सबसे जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हैं या हिंदी के विद्यार्थी हैं जो तैयारी आगे करना चाहते हैं, उन सबसे मेरा निवेदन है कि वीडियो देखने से पहले या इसको पूरा देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये आपसे निवेदन है ताकि हमारी आगे की क्लास आपको निरंतर मिलती रहे। व्यंजन, व्यंजन क्या होता है? तो जैसे अब हमने स्वर की बात की थी कि स्वर क्या था? स्वतः उच्चरित होने वाली ध्वनियाँ। स्वतः उच्चरित होने वाली ध्वनियाँ स्वर थी। और व्यंजन, व्यंजन को हम कह सकते हैं स्वर की सहायता से स्वर की सहायता से बोली जाने वाली ध्वनियाँ व्यंजन ध्वनियाँ कहलाती हैं। या हम यूँ कहें
कि हमारे फेफड़ों से उठने वाली श्वास वायु हमारे मुख में आकर किसी अंग को स्पर्श करके बाहर निकलती है, या व्यवधान से सीधे मुख से बाहर नहीं निकलती, मुख में किसी रुकावट के बाद बाहर निकलती है। फेफड़ों से जो श्वास वायु उठती है वो मुख में आकर रुकावट के बाद बाहर निकलती है। स्वर ध्वनियों में तो क्या होता है, वो वायु जो होती है फेफड़ों से उठने वाली वो सीधे बाहर निकल जाती है बिना किसी रुकावट के, और व्यंजन में वही वायु जो फेफड़ों से उठती है वो किसी ना किसी रुकावट के बाद बाहर मुख से बाहर निकलती है। तो वो यानी मुख में वो थोड़ा ठहराव लेती है, तो वो ध्वनियाँ व्यंजन ध्वनियाँ कहलाती हैं। या जो स्वर की सहायता से बोली जाती हैं वो ध्वनियाँ व्यंजन ध्वनियाँ कहलाती हैं। ये तो बात हुई व्यंजन ध्वनि की, कि जो ध्वनि स्वर की सहायता से बोली जाती है वो व्यंजन ध्वनि। अब हिंदी में व्यंजन ध्वनियाँ कितनी हैं, यानी हिंदी भाषा में व्यंजन ध्वनियाँ कितनी हैं, तो वो है 33। हिंदी भाषा में व्यंजन ध्वनियाँ 33 हैं। और इन 33 ध्वनियों को, ये जो 33 व्यंजन ध्वनियाँ हैं, इनको 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। तीन श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। हिंदी भाषा में व्यंजन ध्वनियाँ 33, और इन 33 व्यंजन ध्वनियों को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। व्यंजन ध्वनियों को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। तो 3 श्रेणी हो गई प्लस 1, ये जो 1 है वो चौथा जो है वो संयुक्त व्यंजन होता है। ये चौथे संयुक्त व्यंजन होते हैं। कुल 4 हैं, लेकिन मुख्य रूप से इनकी श्रेणियाँ 3 ही बताई गई हैं। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा ऊष्म व्यंजन। ये 3 श्रेणियां बताई गई है इनकी, और चौथी है संयुक्त व्यंजन। तो मुख्य रूप से जब श्रेणियों की बात होती है, प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी में व्यंजन ध्वनियों को कितनी श्रेणियों में बांटा जाता है, तो हिंदी भाषा में व्यंजन ध्वनियों को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। और वो 3 श्रेणियां कौन सी हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। और चौथी जो श्रेणी है वो है संयुक्त व्यंजन। इनको इसमें शामिल नहीं किया जाता है, बताने में 3 ही आती हैं। तो अब देखते हैं इनको कि व्यंजन ध्वनियाँ कौन सी हो गई? स्वर की सहायता से उच्चरित होने वाली ध्वनियाँ। स्वर की सहायता से उच्चरित होने वाली ध्वनियाँ। अब अपन देखें, यानी अब हम चर्चा करेंगे इनकी 3 श्रेणियों पे कि व्यंजन वर्ण की श्रेणियाँ। व्यंजन वर्ण जो ध्वनियाँ हैं तीन श्रेणियों में विभाजित किया जाता है।
व्यंजन वर्ण को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। यानी व्यंजन वर्ण होते कितने हैं? 33, और इन 33 व्यंजन वर्ण ध्वनियों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। अब वो 3 श्रेणियां कौन सी हैं? तो वो 3 श्रेणियां आपको बताता हूं। वो 3 श्रेणियां हैं। सबसे पहली है स्पर्श व्यंजन, दूसरी है अंतस्थ व्यंजन, और तीसरी है ऊष्म व्यंजन। यानी ये 3 श्रेणियां हैं इसकी, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब बात करते हैं स्पर्श व्यंजन की, कि स्पर्श व्यंजन क्या है। तो स्पर्श व्यंजन जो है, जब हम व्यंजन वर्ण ध्वनियों का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय हमारे फेफड़ों से जो श्वास वायु उठती है वो हमारे मुख में जो उच्चारण स्थान होते हैं उनको स्पर्श करके बाहर निकलती है, या हमारे मुख के किसी न किसी अंग को स्पर्श करके फिर बाहर निकलती है। तो हमारे फेफड़ों से उठने वाली श्वास वायु हमारे मुख के किसी अंग को स्पर्श करके बाहर निकलती है तो वो स्पर्श व्यंजन ध्वनि कहलाती है। स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं। स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं। स्पर्श व्यंजन को उदित व्यंजन भी बोलते हैं। इनको कई बार नया नाम और दे दिया जाता है, एक और लिया जाता है उदित व्यंजन। इनको स्पर्श व्यंजन, वर्गीय व्यंजन और उदित व्यंजन भी बोल दिया जाता है। अब देखो स्पर्श व्यंजन होते कितने हैं। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या जो है वो 25 मानी जाती है। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25। होते कौन से हैं? जो श्वास वायु हमारे फेफड़ों से उठकर के मुख्य किसी अंग को स्पर्श करके बाहर निकलती है तो वो स्पर्श व्यंजन है। वर्गीय व्यंजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनको 5 वर्गों में बांटा गया है, इसलिए इनको वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। उदित व्यंजन क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि जो श्वास वायु, ये कहा जाता है कि ये जो स्पर्श व्यंजन होते हैं 25, वो उच्चारण स्थानों के स्पर्श से उत्पन्न होते हैं, इसलिए इनको उदित व्यंजन भी कह दिया जाता है। तो अब वो 25 स्पर्श व्यंजन कौन से हैं? तो वो देखो इनके जो 5 वर्गों में है, वो पहला वर्ग जो है वो है क वर्ग। थोड़ा आकार बड़ा कर देता हूं। क वर्ग। क वर्ग में जो वर्ण होते हैं वो हैं क, ख, ग, घ, अंग। दूसरा वर्ग है च वर्ग। च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण। अब यहाँ एक बात और ध्यान रखने वाली है कि हमारे पास 2 ध्वनियाँ और होती हैं जिनको अड़ और ढ
बोलते हैं, उत्क्षिप्त ध्वनि बोला जाता है। उन दोनों ध्वनियों को अगर हम बात करें कि स्पर्श व्यंजन में शामिल करते हैं या नहीं करते हैं, तो स्पर्श व्यंजन में अगर वो शामिल होती हैं तो किस वर्ग में आएंगी? ट वर्ग में। और ट वर्ग में उनका कर्म कहाँ होगा? जैसे ड बोला आपने यहाँ पे, तो यहाँ अड़ आएगा और यहाँ ढ, यहाँ इस वर्ग में उनको शामिल किया जाएगा। फिर है तय वर्ग। तय वर्ग में तय, थ, द, ध, न, और उसके बाद है पै वर्ग। पै वर्ग में पै, फ, ब, भ, म। तो ये 5 वर्ग हैं, यानी 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 वर्ग हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और पै वर्ग। और 5 वर्गों में 5-5 वर्ण हैं, तो कुल स्पर्श व्यंजन ध्वनियाँ कितनी हो गई? 25। इन 2 को शामिल गिनती में नहीं किया जाता है, लेकिन वर्ग पूछे कौन से वर्ग में है तो वो इस वर्ग में आती हैं, क्योंकि ट वर्ग में शामिल होती है, पर इनको गिनती में शामिल नहीं किया जाता है। स्पर्श व्यंजन ध्वनियों की संख्या पूछी जाए तो 25। वर्गीय व्यंजन कौन से हैं? तो वर्गीय व्यंजन स्पर्श व्यंजन ही हैं, उदित व्यंजन भी यही हैं। अब प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जैसे इनमें से कोई भी प्रश्न आपके सामने दे दे कि निम्न में से कौन सा वर्ण वर्गीय व्यंजन में नहीं आता। अब इन 25 में से ये 25 वर्ण हैं वो तो आते हैं, इनके अलावा कोई दूसरा आ जाए तो उसको आपको छांटना है। ये 25 आपको ध्यान में रखने हैं, ये तो वर्गीय व्यंजन में आएंगे। स्पर्श व्यंजन के बाद हम बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन की। कि अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? तो अंतस्थ, अंत का मतलब होता है भीतर, अंदर, या अंतःकरण से जो ध्वनि निकलती है वो अंतस्थ ध्वनि होती है। इस अंतस्थ व्यंजन की जो संख्या है वो होती है 4। कितनी होती है? 4। या स्वर और व्यंजन के बीच की ध्वनि अंतस्थ ध्वनि होती है। ये 4 ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं? य, रे, ले और व। ये 4 ध्वनियाँ हैं कि अंतस्थ व्यंजन ध्वनि की संख्या है तो 4। अंतस्थ व्यंजन ध्वनियाँ कौन सी हैं? य, रे, ले, व। ये 4 ध्वनियाँ होती हैं। या तो इनकी संख्या पूछी जाती है, या कौन सी है और कौन सी नहीं है, इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। इनका जब अपन यानी जब हम उच्चारण करते हैं तो स्वर से मिलता जुलता होता है, इसलिए ये और वह को अर्ध स्वर भी बोल दिया जाता है। फिर है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन का मतलब होता है, यानी ऊष्म का मतलब क्या है? गर्म। तो जो श्वास वायु हमारे फेफड़ों से उठती है वो मुख में आकर के
घर्षण के कारण हल्की सी गर्म हो जाती है और फिर बाहर निकलती है, तो वो ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। वो ध्वनि ऊष्म व्यंजन कहलाती है। वो हल्की सी गर्म क्यों होती है? वो घर्षण किस कारण से होता है? तो जब इनका उच्चारण करेंगे, इन ऊष्म व्यंजनों का, तो दो जो उच्चारण स्थान होते हैं वो इतने आपस में इतने नज़दीक आ जाते हैं कि उनके बीच से निकलते समय वो वायु जो है वो घर्षण करती है और हल्की सी गर्म हो जाती है, तो उनको ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। और इनकी संख्या भी 4 होती है। इनकी संख्या भी कितनी होती है? 4 होती है। और वो 4 कौन कौन से हैं? श, श, स, है। ये 4 हैं, यानी श, श, स, है, श, श, स, है। ये 4 ऊष्म व्यंजन हैं। ऊष्म व्यंजन ध्वनियाँ कितनी हैं? 4। अंतस्थ व्यंजन ध्वनियाँ कितनी हैं? 4। और स्पर्श व्यंजन ध्वनियाँ कितनी हैं? 25। तो ये 3 श्रेणियाँ हैं मुख्य रूप से। ये मुख्य रूप से 3 श्रेणियाँ हैं इन व्यंजन वर्ण की, जिनकी हिंदी में संख्या 33 मानी गई है। तो इन 33 व्यंजन वर्णों को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा गया है। लेकिन जो चौथी श्रेणी आती है वो है संयुक्त व्यंजन। चौथी जो श्रेणी आती है वो है संयुक्त व्यंजन। और इनकी संख्या भी 4 है। संयुक्त व्यंजन की संख्या भी कितनी है? 4। और वो 4 कौन से हैं? क्ष, त्र, गे और श्र। अब देखें अपन, यानी हम देखें कि इनकी व्युत्पत्ति कैसे हुई है, इनकी रचना कैसे हुई है। तो क्ष ये कैसे बना है? क, धन। यहाँ पे अब क के साथ कौन सा वर्ण आएगा? श, धन, ए। इस तरह से क्षय बना है। त्रय की रचना कैसे हुई है? ते, धन, रे, धन, ए। गे की, यानी इसको जे भी बोल सकते हैं अपन, बोलने में अपन गे बोलते हैं इसको, लेकिन इसका सही उच्चारण क्या होता है? जे, यानी जे, ये, ए। फिर है श्रेय, श, रे, धन, ए। इस तरह से ये चारों संयुक्त व्यंजन बने हैं। अब हम शब्द बोलते हैं इसको विज्ञान, जबकि सही तरह से अगर इसका उच्चारण करें तो ये शब्द क्या होता है? विज्ञान। इसको क्या बोलते हैं? विज्ञान। तो ये व्यंजन वर्ण की कुल 4 श्रेणियां हैं। इन श्रेणियों के बाद बात आती है व्यंजन के वर्गीकरण की। व्यंजन के वर्गीकरण की बात करें
तो व्यंजन का वर्गीकरण जो है वो दो आधार पर किया जाता है, यानी व्यंजन वर्गीकरण। व्यंजन का वर्गीकरण दो आधार पर किया जाता है, और वो दो आधार कौन से हैं? उच्चारण स्थान और दूसरा है प्रयत्न विधि का आधार। प्रयत्न विधि का आधार या प्रयत्न का आधार, प्रयत्न विधि का आधार भी बोल सकते हैं, प्रयत्न का आधार भी बोल सकते हैं। तो ये व्यंजन वर्गीकरण का जो है वर्गीकरण जो है व्यंजन का, वो दो आधार पर, उच्चारण स्थान के और प्रयत्न विधि के। उच्चारण स्थान किसको बोलते हैं, प्रयत्न विधि का आधार क्या होता है, ये अब हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में, क्योंकि दोनों को अगर यहाँ पढ़ेंगे तो क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो पहले हम उच्चारण स्थान को पढ़ेंगे अगली क्लास में, फिर प्रयत्न विधि के आधार को पढ़ेंगे, और लगातार अपनी क्लासें आ रही हैं। तो सबसे विनम्र निवेदन है कि अगर आपको समझ में आ रहा है तो इस चैनल को, मेरा जो चैनल है हिंदी विद गगन सर के नाम से, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, तथा मैं आपके लिए यानी और ज़्यादा बेहतर कर सकूं, अगर आप मुझे बताओगे तो मैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनके लिए और ज़्यादा बेहतर कर सकूंगा। कक्षा 11 और 12 के लिए भी लगातार क्लासें आ रही हैं, अगली क्लास उनकी भी कल आ जाएगी। धन्यवाद।